हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं एपी करियर क्लासेज। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के बारे में हम कुछ स्टडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे एपी करियर क्लासेज, तो वहाँ से उन्हें कक्षा 12 की फिजिक्स का फर्स्ट लेसन मिल जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 3 इस प्रकार से बना दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, या एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण को हम क्या कहते हैं या किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन इसके हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो डिफिनेशन इसकी नोट करेंगे कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, उसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो डिफिनेशन इसके नोट कर लेंगे। डिफिनेशन आपकी हो गई कि यदि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का मतलब दो बल एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। तो डिफिनेशन आपको बताएगा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म जो होता है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का, संरेखित का मतलब जिस रेखा में वैद्युत क्षेत्र है उसी रेखा में उसे भी करने का प्रयत्न करता है। तो
तो इसी बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। डिफिनेशन नोट कर लेंगे। एक पॉइंट समझते जाएंगे बढ़िया से। अब हम इसका निकालेंगे बल युग्म आघूर्ण किस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा। तो ध्यान से समझेंगे इसे। हम मान लेंगे कि माना हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र या एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं। यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ मान लिया गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E, जिसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q और -q और इनके बीच की दूरी 2l है। तो जितना बल +q आवेश के कारण लगेगा वैद्युत क्षेत्र में, उतना ही बल -q आवेश के कारण भी लगेगा। तो यह दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ से हम इसकी लंबवत दूरी निकाल लेंगे। तो हमारी लंबवत दूरी आएगी 2l sin थीटा। यहाँ मानेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके आवेश -q तथा +q है और उनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र में +q आवेश के कारण जितना बल लगता है, उतना ही बल -q आवेश के कारण विपरीत दिशा में लगता है। अर्थात यह दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l sin थीटा है। तो हम बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे। तो आ जाएगा हमारा बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म को आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। हो जाएगा कोई भी एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर आ जाएगा, बल हमारा F होता है, दोनों बल लंबवत दूरी है 2l sin थीटा। तो टाउ बराबर आ गया F, इसको पहले कर लेंगे। अब F बराबर आपको बताया गया था कि F बराबर होता है E बराबर F/Q। तो यहाँ से F बराबर आपका आएगा E × Q। तो F के स्थान पे हम रख देंगे E × Q। तो हो जाएगा E × Q × 2l sin थीटा। टाउ बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 2ql बन जाएगा, 2ql × E sin थीटा। अब यह 2ql जो होता है, 2ql हमारा किसके बराबर होता है, P के। तो यहाँ से आ जाएगा टाउ बराबर PE sin थीटा। नोट कर लेंगे। इसका अगर वेक्टर रूप लिखेंगे तो वेक्टर के रूप में होता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P × वेक्टर E। नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट समझ लेंगे बढ़िया से। इसका मात्रक लिख लेंगे न्यूटन × मीटर। ये भी हो जाएगा न्यूटन × मीटर। तो हम जान लेते इसकी विशेष स्थिति हमारी क्या बनेगी।
नोट करते जाएंगे पूरा अपना। तो फार्मूला हमारा आ गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब हम देख लेते हैं कि हमारी इसकी स्थिति क्या क्या। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, तो 0 अंश का मतलब आपका ये हो गया 0 अंश, इधर पूरा आएंगे विपरीत दिशा लेकर के तो हो जाएगा 180 अंश। तो अगर थीटा अंश हमारा है तो जब यहाँ थीटा का मान अगर 0 अंश होता है तो हम वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो साइन 0 और साइन 0 अंश का मान 1 होता है, सॉरी 0 होता है। 0 गुणा करेंगे तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में रखा जाए तो उस पर कोई भी बल युग्म या घूर्ण कार्य नहीं करता है। यहाँ हमारा इसका निष्कर्ष निकल गया कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में रखें तो उस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करता है। दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब लंबवत, तो जब हम यहाँ थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 होगा और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे तो केवल आएगा P इंटू ई। तो टाउ बराबर आ गया P इंटू ई, या इसे हम लिखते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू ई। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। तो निष्कर्ष हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखें तो उस पर जो लगने वाला बल युग्म या घूर्ण होता है सबसे अधिक होता है। इसका निष्कर्ष हम लिख लेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखें तो बल युग्म आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है या अधिकतम होता है। तीसरा पॉइंट हमें प्राप्त होता है कि यदि थीटा बराबर 180 अंश, तो जब थीटा का मान यहाँ 180 अंश रखेंगे तो साइन 180 अंश का मान भी क्या होता है 0 होता है, तो टाउ बराबर आ जाएगा 0। तो 180 अंश का मतलब समांतर तो होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो निष्कर्ष हमारे यहाँ से मिला कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखें तो उस पर कोई बल युग्म या घूर्ण कार्य नहीं करता है। तो नोट कर लेंगे इसे, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखें तो उस पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। ये हमारी इसकी 3 दशाएं हो गई। पहला आपको बताया कि यदि थीटा बराबर 0
तो जीरो का मतलब समांतर हो गया। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में रखेंगे तब उस पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन आपको बताई गई, यदि थीटा बराबर 180 तो थीटा बराबर 90 अंश। 90 अंश का मतलब लंबवत। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत दिशा में रखेंगे तो उस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का मान अधिकतम होगा या सबसे अधिक होगा। तीसरी कंडीशन बताई गई कि यदि थीटा बराबर 180, 180 का मतलब समांतर हो परंतु क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा जाए तब भी उस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करता। क्लियर है, नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे, मिटा दे रहे हैं इसे। अब आइए इसकी कुछ सिंपल न्यूमेरिकल के बारे में पहले जान लेते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल की अगली वीडियो बनाई जाएगी जिसमें केवल आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो आइए इस पर हम छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के देख लेते हैं कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को हमें हल करना होगा। इसको क्वेश्चन दे दिया कि धातु के एक टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे इस पर 1×10⁻⁷ कूलाम धन आवेश रह जाए। क्वेश्चन हमारा दे दिया कि धातु के एक टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए कि जिससे इस पर 1×10⁻⁷ कूलाम धन आवेश रह जाए। तो क्वेश्चन पहले हम समझेंगे क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटाएं कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाएं कि 3 इलेक्ट्रॉन हटाएं, इस प्रकार से पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो कितने इलेक्ट्रॉन की जब बात करेगा तो वह हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो हमें सबसे पहले पता चल गया ये हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा, अब इस पर कितना आवेश बच रहा है, तो हमारा Q का मान है। जितना आवेश उपस्थित होगा वो किसकी वैल्यू रहेगी, Q की। तो आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं, तो आवेश Q का मान दे दिया है, N का मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया हमारा आवेश Q बराबर दिया 1×10⁻⁷ कूलाम और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा N की वैल्यू। तो फार्मूला आपको बताएगा था Q बराबर होता है N इंटू ई। यहाँ से N बराबर निकालेंगे तो Q अपान क्या आएगा, E आएगा। तो N बराबर आ गया, Q का मान रखेंगे 1×10⁻⁷ और 1.6×10⁻⁻19। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, या कूलाम मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कूलाम बटे कूलाम होगा, कूलाम से कूलाम कट जाएगा। तो N बराबर आ गया 10⁻⁻19 बटे से ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 होगा। तो 19 में 7 कम हो जाएगा तो बचेगा 1×10⁻12 बटे 0.6। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 10×10⁻12 बटा 16। 12 में से एक 10 निकाल के यहाँ गुणा कर लेंगे तो N बराबर आ जाएगा 100×10⁻11 बटा 16। 16 100 को डिवाइड कर देंगे, 16×5 = 80, 2 बचेगा, फिर 16 कम 16,
4 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 पचे 80 गुणे 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। सॉरी भाग को फिर से थोड़ा सा एक बार देख रहे हैं। 16 छक्का 96, 6 बार भाग इसमें जाएगी। 16 छक्का 96, 4 बचेगा 40 होगा, 16 दूनी 32, 16 पचे 80 गुणे 10 की पावर 11। क्वेश्चन को फिर समझ लेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया था कि धातु के एक टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें कि जिससे धातु का जो टुकड़ा है उस पर हमारा 1 गुणे 10 की पावर -7 का धन आवेश बचे। तो जो भी दिया था उसको पहले हमने नोट कर लिया। आवेश हमारा दिया था तो आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं, 1 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। एन का मान हमें निकालना था। तो फार्मूला आपका लगाएगा Q बराबर एन इंटू ई होता है। एन बराबर Q अपान ई आएगा। यहाँ से एन बराबर Q का मान रखा गया 1 गुणे 10 की पावर -7 बटे ई का मान रखा गया 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये कुलाम से कुलाम कट जाएगा तो हमारा आ गया एन बराबर 1 गुणे 10 की पावर 19 जाएगा ऊपर तो +19 होगा। 19 में से -7 घटेगी तो 1 गुणे 10 की पावर 12 बचेगा बटे 1.6। अब ये दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे हम क्या किए, गुणा कर दिए। तो 10 का यहाँ गुणा किए 10 गुणे 10 की पावर 12 और इसका दशमलव खत्म हो गया, 16 हो गया। इस 12 घात में से एक घात निकाले मतलब एक 10 निकाल दिए तो 11 10 की पावर 11 बचेगा। तो वह एक घात जो आएगी यहाँ गुणा होगा तो में 100 गुणे 10 की पावर 11 बटे 16। 16 से भाग देंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नोट कर लेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया, एक आवेशित चालक में चार 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो चालक पर उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया जब भी इतने इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4000 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे। तो हमारा दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन बराबर 4000। अब क्या पूछा है, चालक पर उपस्थित कुल आवेश। कुल आवेश का मतलब क्यू का मान। क्यू का मान हमें निकालना है। क्यू की वैल्यू निकालेंगे और ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो कुल आवेश निकालेंगे, क्यू बराबर फार्मूला लगा लेंगे एन इंटू ई। एन का मान 4000 गुणे 10 की पावर 4000 ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब यहाँ देखिए 16 चौक को 64 6.4। अब ये 3 जीरो तो यहाँ से 3 घात कम हो जाएंगे 10 की पावर -16 कूलम। इतना आवेश हमारा बचेगा। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन को पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे। एक बार फिर क्वेश्चन समझ लेंगे।
क्वेश्चन हमारा दिया था कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, बाहुल्य का मतलब अधिकता है, तो चालक पर उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति। अभी इसमें देखिए हमें प्रकृति बताना है। तो चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन, 4000, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वह हमारी यन का मान होगा। तो यन बराबर 4000, कुल आवेश पूछा है तो आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। क्यू का मान निकालना है और ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। क्यू बराबर फार्मूला लगा लेंगे एन इंटू ई। एन का मान 4000 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। 16 चौक को 64, 6.4 गुणे 1000, हम इसको करते 4 गुणे 1000। 1000 का मतलब 10 की 3 घात, तो -19 में से 3 कम हो जाएगा, 10⁻16 बचेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ गुणा हुआ तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो हमारा कौन सा आवेश रहेगा, यह ऋण आवेश रहेगा। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को हम।